जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे थे और सोशल साइंस में हम लोग स्टार्ट किए थे हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में जो पढ़े थे वो पहला चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग मतलब कि पढ़ लिए थे, जैसे महादेश इस सब के बारे में जान गए थे, महादेश के बारे में जाने थे और राष्ट्रवाद के बारे में जाने थे कि आखिर राष्ट्रवाद होता है क्या। उसके बाद में फिर बताए थे कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे हुआ और पूरा विश्व में कैसे फैला, तो इस सब के बारे में हम बता दिए थे। उसके बाद आज हम लोग का पढ़ना है नेपोलियन के बारे में, लेकिन नेपोलियन के बारे में पढ़े से पहले थोड़ा सा हम लोग के वही 9th क्लास में जाना पड़ेगा, लुई 16वां के पास, क्योंकि लुई 16वां जब फ्रांस के राजा था उसके बाद ही आया था कौन, नेपोलियन। तो नेपोलियन के समझने से पहले थोड़ा सा लुई 16वां के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद नेपोलियन की कहानी समझे में हम लोग का मज़ा तनी ज़्यादा आएगा, ठीक ना, क्योंकि नेपोलियन का कहानी ज़बरदस्त है। तो देखिएगा, पहले हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, तो उसके बाद में यानी लुई 16वां को आज देख लेते हैं थोड़ा सा। लुई 16वां देखिएगा, लुई 16वां जो था, लुई 16वां ये फ्रांस का राजा था। लुई 16वां जो था फ्रांस के राजा था। ये कहाँ के राजा था, तो लुई 16वां जो था, लुई 16वां जो था ये फ्रांस का राजा था। फ्रांस का राजा था। लुई 16वां जो था फ्रांस का राजा था। लुई 16वां कहाँ के राजा था, फ्रांस के। अब देखिएगा, लुई 16वां जैसी 20 वर्ष के हुआ, यानी 20 वर्ष का जैसी हुआ वैसे ही राजगद्दी पर फ्रांस के बैठ गया था। यानी फ्रांस के राजगद्दी पर 20 वर्ष की अवस्था में 1774 में ही फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया था। यानी फ्रांस का राजा अगर कहेगा कि लुई 16वां कब बना था, तो 1774 में फ्रांस का राजा बना। 1774 में ही फ्रांस का राजा बना। और लुई 16वां जो था, लुई 16वां बुर्बो वंश से था। लुई 16वां जो था वो बुर्बो वंश से था। बुर्बो वंश से था। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, आप लोग पढ़े होंगे लुई 14वां के बारे में, लुई 15वां के बारे में, लुई 16वां के बारे में। तो जो लुई 16वां जो था, वो लुई 16वां के जो पिताजी थे उनका नाम था लुई 15वां। और लुई 15वां के समय 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, जो आप लोग के पता होगा। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें लुई 15वां का हो गया था, बुरी तरीका से हार गया था। लुई 15वां जो था बुरी तरीका से हार गया था, और इतना बुरी तरीका से हारा था कि फ्रांस पर 2 अरब लिबरों का लगभग कर्जा चढ़ गया था। लगभग यानी 2 अरब वो घाटा में चल गया। कौन, लुई 15वां। लेकिन जब लुई 15वां का शासन का जब अंत हुआ था, तो उसके बाद में फिर वहाँ का जो राजा बना था, यानी 20 वर्ष की अवस्था में, यानी इसका जब 20 वर्ष हुआ तो फ्रांस का राजा बना था 1774 में, कौन, लुई 16वां। और जब लुई 16वां फ्रांस का राजा बना तो ये अपने पिताजी का बदला लेने के लिए, क्योंकि देखिए जो शतवर्षीय जो युद्ध हुआ था, जो शतवर्षीय युद्ध इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि 7 वर्ष चला था। तो ये जो 1756 से 1763, यानी 56 से 63, लगभग 1756 से 63 तक चला था। इसमें क्या हुआ था कि लुई 15वां हार गया था। और लुई 15वां हारेला तो हारवे किया था, प्लस में 2 अरब लिबरों का काची हो गया था, कर्जा चढ़ गया था। तो उसके बाद में जब फ्रांस का राजा जब लुई 16वां बना, तो लुई 16वां अपने पिताजी का बदला लेने के लिए इंग्लैंड को क्या किया था, इंग्लैंड से युद्ध किया था। लेकिन इंग्लैंड से डायरेक्ट युद्ध नहीं किया था, क्योंकि देखिएगा 9th क्लास में ये भी पढ़ना है कि जो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड वो अमेरिका पर क्या कर लेता, अधिकार कर लेता। अमेरिका को 13 गो उपनिवेश में बांट लेता। तो फ्रांस कहा ना अमेरिका को कि देखो तुम पर अधिकार कर ले है कौन, तो कर ले है अधिकार, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से लड़ने के लिए तुमको हम बारूद जितना चाहिए सब चीज देते हैं, यानी खर्चा मेरा रहेगा, और तू लड़ो, और लड़ के क्या करो, उसको वहां से भगाओ। क्योंकि देखिए भगाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि बदला ले रहा था। क्योंकि देखिएगा 7 वर्षीय युद्ध में फ्रांस हार गया है और इंग्लैंड का हो गया है, जीत गया है। लेकिन देखिएगा कि जब उसके बाद में जब अमेरिकी क्रांति होता है, तो अमेरिकी क्रांति में सही में अमेरिका तो जीत जाता है, और फ्रांस अमेरिका के सपोर्ट करता है, तो फ्रांस भी जीत जाता है। लेकिन क्या होता है कि इस पर यानी लुई 16वां के समय फ्रांस पर 10 अरब लिबरों का क्या हो जाता है, कर्जा हो जाता है। और जब 10 अरब लिबरों का कर्जा हो जाता है, तो लुई 16वां के अब दिमागे ना काम करता है कि अब देश के कैसे चलाएं।
इसलिए ये आनन फानन में क्या करता है कि बुलाता है कोची के, तो ये बुलाता है स्टेट जनरल के बैठक बुलाता है, स्टेट जनरल। स्टेट जनरल देखिए, स्टेट जनरल जो था ना फ्रांस में, एकरा में यानी सर्वसाधारण वर्ग था, यानी सर्वसाधारण नहीं कह सकती, इसमें कह सकती कि तीनों जो स्टेट था ना, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, तीनों इसमें क्या लेता था, भाग लेता था। लेकिन 1614 के बाद, लगभग 1614 के बाद फ्रांस में इसका बैठके न हुआ था, इसका बैठक नहीं हुआ था स्टेट जनरल के, यानी 175 वर्ष बाद फिर स्टेट जनरल का क्या हुआ, बैठक हुआ। और इस बैठक में क्या किया कि लुई 16वां टैक्स को बढ़ा दिया। जो जनता पर जो टैक्स लेता था, यानी जो थर्ड स्टेट में जो आता था उस पर जो टैक्स लेता था, वो टैक्स को क्या किया, बढ़ा दिया। जिसके कारण लुई 16वां के समय एगो सुने होंगे कि वो क्रांति हुआ था, जिसका नाम पड़ा था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। का नाम पड़ा था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। लेकिन देखिएगा कि लुई 16वां की एगो पत्नी भी थी, जिसका नाम था मेरी अंतुआनेत, मेरी अंतुआनेत नाम था। ये अस्टिया की राजकुमारी थी। ये जो थी अस्टिया की क्या थी, अस्टिया की राजकुमारी थी, अस्टिया की राजकुमारी थी, अस्टिया की काची थी, राजकुमारी थी। कौन, मेरी अंतुआनेत जो थी अस्टिया के राजकुमारी थी। इसलिए देखिए मेरी अंतुआनेत जो है ये बहुत खर्चीला है, मतलब हद से ज़्यादा खर्चा करती है। क्या करती है, आलतू फालतू में खर्चा करती है ही जो मेरी अंतोनिया है। और प्लस में देखिए कि लुई 16वां के शासन काल में देखिए कि फ्रांस की स्थिति क्या होल है, दयनीय होल है, लेकिन फिर भी अपना खर्चा करने से बाज नहीं पा रही, इसलिए इसका नाम दिया गया है मिसेज खर्चालू नाम दिया गया है। तब मिसेज खर्चालू के नाम से पूछेगा कि किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि मिसेज खर्चालू के नाम से मेरी अंतोनिया के कहते हैं या मेरी अंतुआनेत के कहते हैं। किसको कहते हैं, मेरी अंतुआनेत के, ठीक ना। इसके समय 1789 में क्या हुआ, 1789 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई। 1789 में क्या हुआ, फ्रांसीसी की क्रांति हुई। इसमें फ्रांस की जनता समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारा देते हुए क्या किया, राजा की ओर, मतलब कि राजा पर क्या कर दिया, राजा से विद्रोह कर दिया। राजा से क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। नारा क्या दिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आपको से पूछेगा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा कहाँ के लोगों ने दिया था, तो फ्रांस के लोगों ने दिया था। कहाँ के लोगों ने दिया था, तो फ्रांस के लोगों ने दिया था। तो इसमें क्या हुआ कि 1789 में लुई 16वां को फ्रांस की गद्दी पर से क्या किया, हटा दिया। क्या किया, हटा दिया। लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया है, इसको क्या किया है, अभी हटा दिया है। यानी 1789 में वहां से क्या कर दिया है, हटा दिया है। लेकिन देखिएगा आप लोग कि बाद में इसको जाके 1793 में लगभग इसको फांसी दे देगा, क्योंकि वहां एगो व्यक्ति आता है जिसका नाम है रॉबस्पियर। का नाम है, रॉबस्पियर। रॉबस्पियर जो था ना बहुत खतरनाक व्यक्ति था, यानी वो मार धाड़ में थोड़ा सा ज्यादा विश्वास रखता था। इसलिए क्या किया था कि बाद में रॉबस्पियर सब मिल के लुई 16वां को फांसी चढ़ा दिया था। और वहाँ फांसी चढ़ता नहीं, तो वहाँ फांसी तो चढ़वे करता है, वहाँ एगो गुलेटिन होता था, यानी 70-80 किलो के तलवार होता था, ओकर नीचे मुड़ी रख देता था, ऊपर से तलवार गिरता था, तब मुड़ी एकदम क्या होता था, अलगे हिगर जाता था, ठीक ना। तो गुलेटिन, फ्रांस में अगर कोई गुनाह कीजिएगा तो वहाँ गुलेटिन चढ़ावा जाता था। ऐसा नहीं है कि गोली उली मारा जाता था, वहाँ गुलेटिन चढ़ा के क्या कर जाता था, वहाँ मृत्यु दंड देवल जाता था, ठीक ना। इसके बाद में जब 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तो इसके बाद में क्या हुआ, लुई 16वां गद्दी पर से हट गया। कुछ समय के लिए फ्रांस की गद्दी क्या हो गया, खाली हो गया। क्या हो गया, खाली हो गया। इसी बीच देखिएगा कि एगो व्यक्ति है जिसका नाम है लुई 16वां नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, शुरू में सेना में भर्ती लिया था, शुरू में काची में भर्ती लिया था, सेना में। लेकिन सेना में इतना अच्छा काम किया था कि उसको जनता, उसको से इतना, मतलब जनता की इतना उससे लगा हो गया ना कि जनता कहने लगा ना, यही राजा ठीक है। वो राजा ठीक है, लुई 16वां बोल रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को बोला ना कि यही राजा ठीक है। और कहा ना कि हमनी के लिए फ्रांस का राजा भी इसी को घोषित करते हैं। और सब क्या किया ना कि नेपोलियन बोनापार्ट को ही फ्रांस का राजा क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और उसके बाद में जब फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट की जब घोषित हुआ, तो देखिएगा फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट अभी सेना में भर्ती लिया है। ये जो 1789 जो देख रहे हैं ना, अभी सेना में भर्ती लिया है। अब जब गद्दी पर कब बैठेगा वो तो खैर हमने आगे हम बतावे करेंगे, लेकिन अभी वो सेना में भर्ती लिया है। और सेना में इतना जबरदस्त काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक ना। सगरो राष्ट्रवादी भावना का भी प्रचार कर रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना, राष्ट्रवादी भावना का क्या कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। यही जो राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार कर रहा है, यही आगे चल के नेपोलियन बोनापार्ट के लिए क्या हो जाएगा,
काल हो जाएगा या संकट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट जो अंडा का जो जन्म दिया था, वो अंडा से निकलने वाला जो चूजा था, चूजा मतलब कुछ होता है, चूजा मतलब बच्चा, यानी अंडा का जो जन्म दिया था उससे जो निकलने वाला चूजा था वही क्या किया, वही नेपोलियन बोनापार्ट के लिए खतरा हो गया। यानी कहे के मतलब है कि अंडा के चूजा के मतलब है राष्ट्रवाद। का चीज है? राष्ट्रवाद। जब राष्ट्रवाद भावना का प्रचार किया तो सब व्यक्ति में राष्ट्रवादी भावना जागा और सब का किया, अपना अपना देश को स्वतंत्र करने में क्या हो गया, लग गया। सब अपना अपना देश को क्या कर लिया। उसके बाद इसको देखिएगा कि 1793 में अभी पूछ लेता कि लुई सोलामा को फांसी कब मिला। जस्ट पूछा है 2024 के एग्जाम जो अभी चल रहा था मैट्रिक वाला, उसमें पूछा है। तो इसको 1793 में क्या हुआ था, अति मिला था, यानी फांसी कब हुआ था, तो 1793 में हुआ था। उसके बाद अब देखिएगा, अब एगो व्यक्ति उभर कर आता है और जो जबरदस्त एकदम है, उसका नाम है कुछ नेपोलियन बोनापार्ट नाम है। वो व्यक्ति का जो नाम है उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट खाली लिख देते हैं, बोनापार्ट, 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 नेपोलियन बोनापार्ट। देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ऐसे तो नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल जो बोला जाता है 1899 से 1899 ना 1799 से 1815 तक बोला जाता है। इसका कार्यकाल कितना बोला जाता है, 1799 से 1815 तक बोला जाता है। कितना, 1799 से 1815 तक। आपको से पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल कितना था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल तब बोलिएगा कि 1799 से 1815 तक। 1815 में इसका क्या हो गया था, शासन के अंत हो गया था। लेकिन देखिएगा कि 1799 में तो भले शासन बोला जाता है कि इतना शासनकाल इसका था, लेकिन नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो फ्रांस की जो गद्दी पर बैठा था, वो बैठा था 1804 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था, 1804 ईस्वी में। यानी आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, तो आप लोग बोलिए कि वो फ्रांस की गद्दी पर जो बैठा था 1804 ईस्वी में बैठा था। 1804 में कहाँ बैठा था, गद्दी पर बैठा था। उसके बाद में देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन बोनापार्ट के आपको पिताजी के नाम भी पूछ सकता है। तो इनको पिताजी का जो नाम था उसका नाम था कार्ले बोनापार्ट। कार्ले बोनापार्ट, कार्ले बोनापार्ट, कार्ले बोनापार्ट नाम था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट के जो पिताजी के जो नाम था वो नाम था कार्ले बोनापार्ट। ये पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम है काची, कार्ले बोनापार्ट। अब 1804 में कहाँ बैठा, गद्दी पर बैठा। उसके बाद में देखिएगा कि 1804 में जब ये गद्दी पर बैठा ना, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, तो 1804 में एगो नियम लाया जिसका नाम रखा नेपोलियन कोड। का नाम रखा, नेपोलियन कोड। यानी आपको से पूछेगा कि नेपोलियन कोड कब आया, तो 1804 में नेपोलियन कोड, जिसको कोड मतलब संहिता होता है, यानी नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता लागू किया 1804 में। इसने क्या किया कि नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड लागू किया। आई कोड के तहत, यानी जब ये नियम लाया, नेपोलियन कोड लाया, तो इसमें सबसे पहले क्या किया कि फ्रांस में जो स्थिति जो खराब था उसको सुधारा, सड़क बनाया, जो शिक्षा का व्यवस्था था उसको में सुधार किया, शिक्षा के व्यवस्था में। उसके बाद जो मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसमें सुधार किया। उसके बाद में सभी जनता को एक समान रूप में देखा। कौन देखा, इन नियम में। इन नियम में यही सब लिखा था कि फ्रांस की जनता सब का रहेगा, एक रहेगा। जो देख रहे थे कि ऊंच जात जो नीच जात जो था, वहाँ पड़ी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, जो वहाँ पड़ी पादरी के जो मनमानी चलता था, वो सब की क्या किया, एक किया। कौन किया, नेपोलियन बोनापार्ट किया। उसके बाद देखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने राज्य में ही, यानी अपने फ्रांस में ही बहुत सारा बदलाव किया। जब बदलाव किया तो फ्रांस के अगल बगल जितना भी रहने वाले देश थे, फ्रांस के अगल बगल, जैसे देखे होंगे आप लोग कि जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, तो जस्ट या पड़ी पुर्तगाल है, ओकर लगले कौन है, स्पेन है, ओकर लगले फ्रांस है, एक ऊपरे इंग्लैंड है, और बगल में जर्मनी है, एक नीचे ऑस्ट्रिया है, और वही जगह पड़ी स्विट्जरलैंड है, और वही जगह पड़ी देखे होंगे कौन है, इटली है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जगह पड़ी कौन है, और रूस है, इस जगह पड़ी देखेंगे पोलैंड है, इस जगह पड़ी नॉर्वे। मतलब कहे कि मतलब है कि देखिए फ्रांस इस जगह पड़ी, और जब फ्रांस में इतना सारा जब बदलाव हो रहा है तो सब अलग बगल जितना भी देश जो है, जैसे इटली पर अधिकार कर लेता, जर्मनी पर कर लेता, ठीक ना, तो ये सब पर जब अधिकार कर लेता तो ये सब भी देश में क्या करने लगा, जनता अपना देश को आज़ाद करने के लिए अपने राजा के खिलाफ, या जो वहाँ पड़ी कब्जा कर लेता उसके खिलाफ क्या करने लगा,
विद्रोह करने लगा। क्या करने लगा? विद्रोह करने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट के दूसरा देश से बुलाना मतलब सब बुला रहा था कि आइए हमारे देश में भ्रमण कीजिए, हमारे देश को भी गुलाम जो राजा जो यहाँ पर यान के कब्जा कर ले उसको से क्या कीजिए, हमको छुटकारा दिलाइए। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सैन्य अभियान भी किया। नेपोलियन बोनापार्ट यानी दूसरा में गया। नेपोलियन बोनापार्ट सैन्य अभियान भी किया। तो देखिएगा जर्मनी बोनापार्ट जब जर्मनी में गया, जर्मनी में जब नेपोलियन बोनापार्ट गया तो वहाँ पर इसने वो संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था जर्मन राइन राज संघ। जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया। इसका जो किया था 1806 में किया था। कितना में किया था? 1806 में। तो कहेगा आपको से कि जर्मन राइन राज संघ का निर्माण कब किया गया था? 1806 में। ये आपको पिछला जो 2022 में जो 23 में एग्जाम हुआ था उसमें आपको पूछ लेता कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद में फिर सिसिले प्राइन ट्रांसपेडियम, जैसे इटली में गया था सिसिले प्राइन ट्रांसपेडियम, यानी इस सिसिले प्राइन, ये भी पूछेगा आपको से सिसिले प्राइन ट्रांसपेडियम इत्यादि। अगर कहेगा कि इस सब संस्था के निर्माण कौन किया, तो कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट। इसका भी निर्माण कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट किया। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट दूसरा देश में जब जा रहा था तो दूसरा देश पर जो कब्जा कर ले था उस सब जो राजा था, उस सब जो दूसरा, जैसे मान लीजिए कि ये अस्ट्रिया है, ये देखे में अस्ट्रिया भले छोटा लग रहा है लेकिन अस्ट्रिया इस सब पर अधिकार कर ले, यानी पूरा यूरोप में क्या कर ले है, धर के गर्दा मेल कर ले है। इसीलिए कहता भी है कि अगर फ्रांस छींकेगा ना तो पूरा यूरोप में कहा जाएगा सर्दी और जुकाम आ जाएगा। इसीलिए फ्रांस को क्या करना है? एकदम दबा के रखना है। अगर फ्रांस के थोड़ा सा भी निकलने का मौका दीजिएगा तो फिर क्या करेगा? माथा पर चढ़ के सबके कूटेगा। इसीलिए ये कहता था कि इसको हमेशा दबा के रखो। लेकिन यहाँ पर एगो निकल के आया था, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या किया कि यहाँ भी राष्ट्रवादी भावना को जगाया, यहाँ भी फ्रांस, यहाँ पर देखिए यहाँ स्पेन पर भी क्या किया? यहाँ भी नागरिक आंदोलन का क्या किया? यानी कहे के मतलब है कि यहाँ भी राष्ट्रवादी भावना का क्या किया? विकास किया। कौन किया? ये विकास किया नेपोलियन बोनापार्ट। जब ऐसा काम बहुत सारा जब कर रहा था और अपना देश में भी बहुत सारा जब काम किया, हम बताएं कि सड़क बनाया, रोड बनाया, वहाँ शिक्षा में सुधार किया, वहाँ जो मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसमें सुधार किया, वहाँ जो किसानों के साथ जो स्थिति खराब थी, किसानों के छोटे खेत पर खेती करता था उसमें सुधार किया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा फ्रांस को नक्शा ही बदल दिया। बहुत अच्छा वहाँ सुधार किया। इसीलिए और सब जो देश के जो राजा था उसने क्या सोचने लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग को कैसी मिल के क्या करना है? पराजित करना है। अगर इसका यही हाल रहेगा तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का हर देश पर कब्जा हो जाएगा, हमनी क्या रहेंगे? ऐसी रह जाएंगे। इसलिए देखिएगा कि ये हो गया। देखिएगा तो नेपोलियन बोनापार्ट का हुआ कि 1815 में क्या हुआ कि एगो युद्ध हुआ। 1814-15 में एगो युद्ध हुआ, ठीक ना, जिसका नाम था वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध हुआ। क्या हुआ कि 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। ऐसे में क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट का हो गया? हार गया। यानी 1815 में वाटरलू का जब युद्ध हुआ इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का हो गया? हार गया। तो आपको से पूछेगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। इसे 14-15 में हुआ था, ठीक ना, 14 के एकदम लास्ट में हुआ था, ठीक ना। तो 1815 में कहीं 14 देता है, कहीं 15 देता है, ठीक ना। तो 1815 में वाटरलू का क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ से जो था वो नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन। यानी नेपोलियन कहे के सेंस कोची है कि फ्रांस था, नेपोलियन। दूसरा तरफ से जो था वो रूस था। कौन था? रूस था। ब्रिटेन था। कौन था? ब्रिटेन था। ऑस्ट्रिया था। प्लस में कौन था? प्रसा था। प्रसा वही जर्मनी में था, प्रसा। यानी कहे के मतलब है कि देखिएगा एगो ई हो गया, इंग्लैंड हो गया। कौन हो गया? इंग्लैंड हो गया और रूस हो गया। इंग्लैंड हो गया, देखिए इंग्लैंड हो गया यानी ब्रिटेन जिसको कहते हैं, और रूस हो गया। उसके बाद में इधर से कौन हो गया? ऑस्ट्रिया हो गया और प्रसा हो गया। इस सब मिल के यानी एगो आई इस सब मिला के फ्रांस के क्या किया? पराजित कर दिया। फ्रांस के जो राजा था नेपोलियन बोनापार्ट उसको क्या किया?
पराजित कर दिया, ठीक ना, उसको क्या कर दिया, पराजित कर लिया। उसके बाद में 1815 में ही जो मेटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया का कोची था, राजा था, उसने मेटरनिक ने 1815 में मेटरनिक ने 1815 में ही वियना में एक क्या बोला, सम्मेलन बुलाया। वियना, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। अब वियना में एगो सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग से कहेगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ, 1815 में हुआ। फिर आप लोग से अगर कहेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में हुआ था। कहेगा कि वियना सम्मेलन किसके किसके बीच हुआ, तो किसके बीच पहले युद्ध हुआ था, तो युद्ध हुआ था रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया एक तरफ से था और नेपोलियन जो था एक तरफ से था। तो यही सब के बीच क्या हो गया, संधि हुआ, यानी यही बीच वियना सम्मेलन हुआ। अब वियना सम्मेलन में क्या किया ना कि जो आपको इटली जो दिखाई दे रहा है, इटली जो आज के जो इटली दिखाई दे रहा है, यानी उस समय की इटली के बारे में बता रहे हैं। देखिएगा इटली के कुछ ऐसे करके कुछ नक्शा है, यानी जूता जैसा इसका नक्शा है, कुछ जूता जैसा नक्शा है इसका, ठीक ना, कुछ जूता जैसा इटली के नक्शा है, ठीक ना। तो देखिएगा इटली में जो देखिएगा कि यहाँ पर जो क्षेत्र है इसका नाम है पार्मा, मोडेना, टस्कनी। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर सिसिली और नेपल्स है। देखिएगा यहाँ पर जो आपको मिलेगा इस जगह पर छोटा सा आपको ये सिसिली, कौन है सिसिली, आई है कोची, नेपल्स। आई वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है कोची, ये क्षेत्र। आप देखिएगा उसके बाद में यहाँ पिडमाउंट, सार्डिनिया जो पिडमाउंट है, यहाँ सार्डिनिया है, उसके बाद ये पिडमाउंट है, कौन है, पिडमाउंट है। सार्डिनिया और कोची है, पिडमाउंट है। फिर उसके बाद में ये क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र देखिएगा, इसका नाम है लोम्बार्डी। काची नाम है, लोम्बार्डी। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है वेनेशिया, ठीक ना, ये वेनेशिया। तो देखिएगा पार्मा, मोडेना, टस्कनी जो था, ये क्षेत्र जो था पार्मा, मोडेना, टस्कनी, इस क्षेत्र पर वहीं के यानी ऑस्ट्रिया के ही एगो शासक था जिसका नाम था हैब्सबर्ग। उसको क्या कर दिया, ये दे दिया, पार्मा, मोडेना, टस्कनी उसके अंतर्गत में दे दिया, उसके अंतर्गत में। उसके बाद लोम्बार्डिया और वेनेशिया पर, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया ही प्रभुत्व कायम रखा। अब देखिए देखिए मेटरनिक वियना सम्मेलन तो हो रहा है किसको साथे, नेपोलियन के साथे। लेकिन देखिए कि इटली के इतना भाग में तोड़ देगा और जर्मनी के भी इतना भाग में तोड़ देगा, क्योंकि बाद में यही चल के लग रहा था ना कि आंदोलन की शुरुआत यही से होगा, इसलिए इसको क्या किया, तोड़ दिया। आई वाला जो क्षेत्र था ये पोप को दे दिया। किसको दे दिया, पोप को दे दिया कि पोप के अधीन रहेगा। क्या रहेगा, पोप के अधीन रहेगा, ठीक ना। तो ये जो रोम जो था, इटली के जो रोम था, किसके अधीन कर दिया, पोप के अधीन कर दिया। फिर देखिएगा सिसिली, नेपल्स जो है ये बुर्बो वंश के राजा एगो फर्डिनेट था। बुर्बो वंश के राजा कहाँ, तो फ्रांस, बुर्बो वंश के राजा फ्रांस, फर्डिनेट यानी बुर्बो वंश के राजा था। तो देखिएगा बुर्बो वंश के राजा था तो फ्रांस के भले था, लेकिन ऐसा बात थोड़ी है कि वो राजा था तो का नेपोलियन के सपोर्टे करित होगा, क्योंकि राजा बने के तो ओकरो लालसा था। और नेपोलियन बोनापार्ट भी कोची था, राजे था। तो हो सकता है कि वो विरोध में होगा, बोनापार्ट के कोची होगा विरोध में। यानी सिसिली और नेपल्स पर बुर्बो वंश के राजा जो था, कहने कि ये सिसिली नेपल्स बुर्बो वंश के राजा फर्डिनेट का था। किसका था, फर्डिनेट के अधीन कर दिया। फर्डिनेट के क्या कर दिया, अधीन कर दिया। यानी कहे के मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 लगभग देखिए लगभग 7 टुकड़ा में क्या किया, उसको बांट दिया, लगभग 7 भाग में बांट दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 लगभग देखिएगा, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी बहुत भाग में उसको क्या किया था, इटली के भाग बांट दिया था। तो आप लोग आगे पढ़बो किया कि इटली लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में कोची था, विभक्त था, लगभग 300 छोटे बाड़ में। इस तरह से इटली को क्या कर दिया, बांट दिया। वियना सम्मेलन में सब किया है, ये सब वियना सम्मेलन में। जर्मनी में 39, जर्मनी को 39 भाग में बांट दिया, जर्मनी को भी 39 भाग में बांट दिया। अब देखिएगा यही जो जर्मनी 39 भाग में बटल है, यही जो इटली लगभग 300 भाग में बटल है, यही सब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो इस सबके एक करेंगे। इसीलिए आगे पढ़ेला मिलेगा इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क आएगा, ठीक ना। तो देखिए वियना सम्मेलन किसके किसके बीच हुआ, तो नेपोलियन और इसको कह सकते हैं कि सब मित्र राष्ट्र इसको बोल सकते हैं। रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया सबको मित्र राष्ट्र क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक ना। एक तरफ से कौन था, नेपोलियन, जो कोची था, फ्रांस के राजा कौन था, नेपोलियन, वही था, ठीक ना। यानी 1815 में जब 1815 में क्या हुआ,
वीना सम्मेलन हुआ। इसमें क्या किया कि वीना सम्मेलन में इस तरह से एकदम जर्मनी और इटली के तोड़ा गया। अब फिर बाद में क्या किया गया कि जो ये है नेपोलियन बोनापार्ट, इसको आप लोग देखे होंगे कि दक्षिण अफ्रीका जो है महादेश, उसके नीचे वो सेंट हेलेना द्वीप पड़ता है, वहाँ पर क्या किया, इसको भेज दिया नेपोलियन बोनापार्ट को। सेंट हेलेना द्वीप पर जब भेज दिया ना तो 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुआ था, 1821 में हुआ। कब हुआ, 1821 में हुआ। ठीक ना, तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया ना। एक बार रिवाइज हम करा देते हैं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के अगर कहेगा कि पिता का नाम कोची था तो कार्ले बोनापार्ट था। क्या नाम था, कार्ले बोनापार्ट। कहेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, 1804 में बैठा। कहेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल कितना है, तो 1799 से 1815। कहेगा नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो नेपोलियन कोड कब लाया, या नेपोलियन संहिता था 1804 में। कहे कि जर्मन राज्य का निर्माण कौन किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। सिसिले प्राइन और ट्रांसपेडियम का गठन कौन किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद में कहें कि वाटरलू का 1815 में क्या हुआ, युद्ध हुआ। आज इस युद्ध में क्या हुआ कि नेपोलियन बेचारा क्या हो गया, हार गया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। और उस वियना सम्मेलन में क्या किया गया कि रूस ब्रिटेन ऑस्ट्रिया और प्रसा, इसमें क्या था, क्योंकि जीतल पार्टी नहीं तो हारल पार्टी ना है। इस सम्मेलन में क्या किया कि इटली को कई भाग में तोड़ दिया, जर्मनी को कई भाग में तोड़ दिया, और सब अपना बांट के वहाँ अधिकार कर लिया। ठीक ना। उसके बाद 1821 में इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज गया, जिसके कारण क्या हो गया, इसका मृत्यु 1821 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक ना। उसके बाद कहे थे कि इससे पहले वो लुई 16वां था, जो फ्रांस का राजा था। 20 वर्ष की अवस्था में 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, लेकिन ये कौन वंश से था, बुर्बो वंश से। उसके बाद मेरी अंतुआनेत था, कौन था, मेरी अंतुआनेत इसकी पत्नी थी। ठीक ना। लेकिन देखिएगा कि जब वीना सम्मेलन जब हुआ तो नेपोलियन बोनापार्ट के शासन का जब अंत होता है, तो इसके बाद में जो मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के राजा जो मेटरनिक है, वो पुनः क्या करता है कि बुर्बो वंश कहलाता है। पुनः क्या करता है, बुर्बो वंश कहलाता है। लेकिन बुर्बो वंश का अवधि जो लाएगा वो 17वां ना के 18वां आएगा, क्योंकि इसका बेटा जो था वो 17वां था। इससे पूछा गया कि तू राजा बनेगा, वो डरे राजा बनवे न किया। कहा कि जब हमको पिता के साथ ये व्यवहार हुआ है तो हमको साथ क्या होगा, हमको खुद न पता है। ठीक ना। तो जिसके कारण क्या हुआ कि लुई 16वां फ्रांस का राजा न बन के लुई 18वां फ्रांस के राजा बना। कौन बोला, लुई 18वां फ्रांस के राजा बना। तो आप लोग से क्वेश्चन भी पूछता है कि फ्रांस के क्रांति के कारण और परिणाम क्या था, फ्रांस के क्रांति के कारण और परिणाम क्या था। तो बताइए, फ्रांस के क्रांति और कारण का परिणाम आप लोग के पता है। तो देखिएगा कि फ्रांस के क्रांति और कारण का परिणाम क्या था, से हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। देखिएगा, बताते हैं। इसको मिटा देते हैं। (1789) के फ्रांसीसी क्रांति का कारण फ्रांसीसी क्रांति कारण, और एक साइड परिणाम लिख देते हैं, परिणाम। तो देखिएगा आखिर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, आखिर कुछ तो कारण होगा तो ना जाके 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। उससे पहले कोई क्रांति नहीं हो रहा था फ्रांस में, इतना जनता बढ़ चढ़ के भाग लेके ना आंदोलन किया। अबरी जब क्रांति किया तो इसको गुलेटिन चढ़ा के बेचारा के मार दिया। ठीक ना। तो यानी कुछ तो कारण होगा ना। तो देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति का जो पहला जो कारण था कि यहाँ के जो समाज था, यानी समाज जो था 3 भाग में बटा हुआ था। समाज कितना भाग में, 3 भाग में बटा हुआ था। समाज कितना भाग में बटा हुआ था, 3 भाग में बटा हुआ। जो आप लोग सुने होंगे कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। आई तीनों के बीच इतना भी मतलब कि अंतर जो था ना, बहुत अंतर था। जैसे देखिएगा कि प्रथम स्टेट जो था, यानी जिसमें पादरी आता था, पादरी से टैक्स नहीं लिया जाता था। यानी पादरी से क्या किया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था। और राजा उसको ये भी अधिकार दे लेता कि अगर तुमको अगर मन करे ना कि टैक्स की जरूरत, मन करे कि टैक्स मार देते हैं, यानी टैक्स ले लेते हैं, तो जनता पर क्या करो, टैक्स ठोक दो, आपको टैक्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी इतना पादरी को वहाँ स्वतंत्र दे लेता राजा। तो जिसके कारण देखिएगा कि आप लोग ये भी सुने होंगे कि वहाँ के जो पादरी द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसका नाम था टाइट, और जो वहाँ के राजा जो लेता था उसका नाम था टाइट।
क्या नाम था, टाइट था। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का जो पहला कारण था कि वहाँ के समाज के भाग में बटल था, 3 भाग में बटल था और तीनों के बीच काफी कोची था, अंतर था। उसके बाद में देखिए कि राजा जो था लुई 16वां वो निरंकुश था। कोची था, निरंकुश। निरंकुश मतलब होता है कि जो हम बोले वही सही है। क्या है, जो हम बोले वही सही है, यानी कोची है, राजा कोची है, निरंकुश है। राजा क्या है, निरंकुश है। समाज कैसा है, 3 भाग में बटा है। समाज कैसा है, 3 भाग में। एगो प्रथम स्टेट हो गया, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, 3 भाग में बटल है, ठीक ना। यानी कि यही सब कारण था, फ्रांस की क्रांति होने के कारण यही था कि समाज 3 भाग में बटल था, राजा निरंकुश था। उसके बाद में समाज में प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी आता था, दूसरा में कुलीन आता था, जो थर्ड स्टेट में जो आता था उसको से काची करता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, ठीक ना। अब कहेगा कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ। अब देखिए क्रांति तो हुआ, तब परिणाम कुछ तो निकला ना होगा। हो सकता है क्रांति हुआ तब कुछ मरा होगा, ये भी परिणाम में कह सकते हैं ना कि जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो बहुत लोग की मृत्यु हुआ। तो बताइए परिणाम निकला ना, यानी बाद में फल अति वहाँ के अति का निकला। जैसे परीक्षा, आप लोग परीक्षा जब दीजिएगा तो आप लोग कहिएगा ना परीक्षा के बाद परिणाम आपको क्या निकलेगा, तो परिणाम यही आएगा कि आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर मन लगा के पढ़िएगा तो अच्छा नंबर आएगा, अगर और मन लगा के पढ़िएगा तो आप टॉपर बनिएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आखिर तो कुछ परिणाम निकला होगा ना। तब परिणाम में यही निकला कि जो निरंकुश जो राजा था, यानी कहे के मतलब है कि लुई 16वां जो था, लुई 16वां यानी लुई 16वां के शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। लुई 16वां के शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। लुई 16वां के शासन का अंत हो गया। लुई 16वां के शासन का क्या हुआ, अंत हुआ। दूसरा कारण था कि यहाँ बूर्बो वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। जो बूर्बो वंश चलल आ रहा था वो बूर्बो वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। बूर्बो वंश का अंत हो गया। तीसरा में निकला कि यहाँ पड़ी क्या हुआ ना कि जब बूर्बो वंश का अंत हो गया तो राजा का जनता का क्या आया, अधिकार आया। जनता का क्या आया, अधिकार आया, ठीक ना। तो आपको पूछता है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आखिर कारण क्या था, परिणाम क्या था, तो ये सब एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक ना। आजकल देखिए थोड़ा सा इन साल जैसे कि 2024 में जो एग्जाम हुआ, थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा लेवल में क्वेश्चन डाला, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लेवल से पढ़े, ठीक ना। देखिएगा जब क्वेश्चन के क्या किया, मॉडिफाई किया है, तो ढेर लड़कन की हालत खराब हो गया, क्योंकि वो तो रट्टू महाराज पढ़ा था, कहानी जैसे समझ के पढ़ा ना, और जब एग्जाम में पूछ दिया तो कह दिया कि क्वेश्चन काची है, हार्ड है। अगर यही कहानी के तौर पर पढ़ ले रहा था तो कितनों हार्ड करता। खाली हार्ड कुछ नहीं किया, खाली लैंग्वेज के कमाल है। लैंग्वेज में क्या कर दिया है, चेंजिंग कर दिया है। और वही जो कहानी के तौर पर जो पढ़ा है वो कहानी बना बना के क्या कर दिया है, लिख दिया है। और सोशल साइंस में क्या कर जाता है, कहानियां बना के लिखा जाता है ना। लेकिन ऐसे कहानी बना के लिखा जाता है, इन्हें तो पूछेगा राम के बारे में और लिख दीजिएगा रावण के बारे में, तो आपको नंबर थोड़ी मिलेगा। आपको लिखे पड़ेगा रामे के बारे में, लेकिन कहानी बना के अच्छा से एकदम लिखे पड़ेगा। और कहानी बना के अच्छा से तभी लिख सकते हैं जब आप कहानी को एकदम गौर से समझिएगा और सुनिएगा, उसके बाद में तब जाके आपको से लिखाएगा, ठीक ना। तो हार्ड वुड क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन अच्छा मतलब आसान है। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा और देखिएगा, अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा, ठीक ना। अपने दोस्तों को भी क्या कीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग थोड़ा सा कहानी के तौर पर नहीं पढ़ते हैं, वही पुराना मॉडल के तौर पर चल रहे हैं। अब पुराना मॉडल अब है ना, अब परीक्षा के जो एग्जाम जो है, जैसे बिहार वाला जो बोर्ड के एग्जाम है उसका भी पैटर्न अब चेंज हो रहा है, क्योंकि वो भी अपना क्या करना चाहता है, बिहार बोर्ड को थोड़ा सा लेवल में लाना चाहता है। और टीचर जो है सो वही लेवल के पढ़ा रहा है, यानी पुराने लेवल के पढ़ा रहा है। तो इस सब पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। इसलिए क्या कीजिएगा कि अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी बताइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो आपको पास तुरंत, या लाइव जब भी आए तो आपको पास नोटिफिकेशन का हो जाए, चल जाए। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।